हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं रिलेटिंग इंटीग्रल्स। तो लिख लो पहले टॉपिक रिलेटिंग इंटीग्रल्स। रिलेटिंग इंटीग्रल्स। तो देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे कि तुम्हें क्या होगा, जैसे दो इंटीग्रेशन दिए होंगे। जैसे मैंने बोला कि I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1x dx और एक दे रखा होगा इस टाइप का कोई और g2x dx, ठीक है ना। फिर क्या बोलेगा वो कि इन दोनों को रिलेट करो, इन दोनों को रिलेट करो। इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू फाइंड I2 इन टर्म्स ऑफ I1। या फिर इस टाइप से पूछेगा वो कि बताओ I2 अपॉन I1 क्या है, या फिर वो ऐसे बोल देगा प्रूव दैट 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 5, लाइक दैट वे। मतलब क्या है बेसिकली कि वो I1 और I2 इंडिविजुअली निकलवाना नहीं चाहेगा। क्या करेगा वो उनका रेशियो पूछ लेगा या फिर उनका डिफरेंस पूछ लेगा, इस टाइप से कुछ पूछेगा। तब हमें लगना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आया दैट इज बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स, रिलेटिंग इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो हम इसमें स्टार्ट कैसे करें? देखो इसका स्टार्ट करने का क्या तरीका है कि हम जो दो इंटीग्रेशन है जिनको हमको रिलेट करना है, जिनको हमको निकालना है एक दूसरे के टर्म्स में, हम उनका पहले आर्गुमेंट पे फोकस करेंगे। हम पहले आर्गुमेंट सेम बनाने की कोशिश करेंगे और ये चीज है जो मैंने बोला आर्गुमेंट को हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे, ये हम ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं। जो भी हमने प्रॉपर्टीज प्रूव की थी, जैसे मैंने किंग्स प्रॉपर्टी यूज की कि a टू b f of x dx, दिस इज माय I1। और मैंने बोला हमने ये प्रूव किया था a टू b f of a plus b minus x dx, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज I2। तो इसको भी मैं एक तरीके से रिलेटिंग इंटीग्रल का ही क्वेश्चन बोल सकता हूं। ये प्रॉपर्टी है किंग्स प्रॉपर्टी कि हम x को वी आर रिप्लेसिंग विद a plus b minus x। तो हमने जब इसको प्रूफ किया था तो हमने क्या फोकस किया था, हमने क्या किया था कि इधर सब्स्टिट्यूशन किया था। और वो सब्स्टिट्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू a plus b minus t। तो ये हमारे दिमाग में कैसे आया था? बाय लुकिंग इनटू दिस आर्ग्यूमेंट। बाय लुकिंग इनटू दिस आर्ग्यूमेंट मैंने सोचा कि हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं फिर अपने आप लिमिट एडजस्ट हो जाएगी अगर करेक्ट होगा तो इसका मतलब रिलेटिंग इंटीग्रल में हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन को, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो इसका, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि टू रिलेट टू इंटीग्रल्स वी कैन एनालाइज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन। वी कैन एनालाइज द आर्ग्यूमेंट, मतलब हम आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करेंगे। वी कैन एनालाइज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। चलो दूसरा पॉइंट, एक तो ठीक है मैंने आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि मैं इधर ये सब्स्टिट्यूशन करूं। व्हाट एल्स वी कैन थिंक ऑफ हाउ टू रिलेट टू इंटीग्रल्स? एक तरीका है कि हम लिमिट्स को भी देख के एनालाइज कर सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को एक इंटीग्रेशन दिया है I1 इज इक्वल टू लेट्स से 1 से 3, ठीक है ना, और कुछ तो दिया है। और दूसरा दे रखा है I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 6 और एक्सप्रेशन और dx, ठीक है ना। तो अब इधर से हमें हिंट कैसे लगेगी, हम कैसे रिलेट करें, मतलब हिंट लगेगी, मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करें, हाउ टू रिलेट I1 एंड I2। तो देखो अब ध्यान से, अगर मैं लिमिट्स को देखूं, ठीक है ना, अगर मैं लिमिट्स पे फोकस करूं तो इधर 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग इधर 2 है, इधर 3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग इधर 6 है। तो मैं इधर लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के क्या सब्स्टिट्यूशन सोच सकता हूं कि अगर मैं 2x को t पुट कर देता हूं, सपोज ये x के रिस्पेक्ट में और ये t, ये हमारा t है नया वाला, तो 2x इज इक्वल टू t रखने पे पहले वाले I1 में मेरे लिमिट्स क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे 2 to 6, x इज इक्वल टू 1 पे t 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पे t 6 हो जाएगा। और अगर करेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो ये आर्गुमेंट अपने जो इंटीग्रेंड है वो अपने आप कुछ मल्टीपल आ जाएगा या एग्जैक्टली सेम आ सकता है। अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हार्ड एंड कोर कि ऐसे ही करेंगे, ऐसा दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि हम लिमिट्स की तरफ से भी एनालाइज कर सकते हैं। तो उसको भी एज अ पॉइंट लिख लो, सेकंड पॉइंट लिख लो उसको कि वी कैन थिंक फ्रॉम लिमिट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। वी कैन स्टार्ट थिंक फ्रॉम लिमिट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। वी कैन थिंक फ्रॉम, अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं क्वेश्चंस लूंगा ना, तब और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। वी कैन थिंक फ्रॉम लिमिट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो।
कि चलो हम लिमिट्स बनाने की सेम कोशिश करते हैं, सेम हो सकता है फिर अपने आप इंटीग्रेंट जो है वो सेम बन जाए या एक दूसरे का मल्टीपल बन जाए कुछ, तो ठीक है। तो वी कैन थिंक फ्रॉम लिमिट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। यहां तक क्लियर है? अच्छा, तीसरी चीज और कैसे रिलेट कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर मान लो तुम्हें I1 है, मान लो I1 के अंदर tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है और I2 के अंदर मान लो तुम्हें उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, उसके साथ और कुछ भी दिखाई दे रहा है, बट एक जगह tan इनवर्स दिखाई दे रहा है और एक जगह मान लो उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम किसके बारे में सोच सकते हैं? सोचो 2 मिनट पॉज करके, हाउ टू रिलेट सच इंटीग्रल्स। एक में तो f दिख रहा है और एक दूसरे जो जिससे मुझे रिलेट करना है इसको, उस इंटीग्रेशन के अंदर उसका डेरिवेटिव दे रखा है। तो अब सोचो इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव कब आता है? जब हम बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? बाय पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है ना। डोंट वरी, हम सभी कैटेगरी पे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी, जब और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि हम f और f डैश देख के, एक इंटीग्रेशन के अंदर f है, एक इंटीग्रेशन के अंदर f डैश है, तो फिर हम क्या सोचते हैं कि चलो पहले वाले हम बाय पार्ट्स लगा दो, f को डिफरेंशिएट करो तो अपने आप दूसरा इंटीग्रेशन जनरेट हो सकता है, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब करके वो पॉइंट लिख लेता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो। क्या बोला मैंने कि वी कैन थिंक ऑफ बाय पार्ट्स आल्सो टू रिलेट f एंड f डैश, टू रिलेट f एंड f डैश वी कैन थिंक ऑफ बाय पार्ट्स आल्सो। अगर डिटेल में लिखना है तो तुम अपने लैंग्वेज में एक बार लिख लो कि अगर मान लो f के अंदर जो I1 है उसके अंदर f है और I2 जो है उसके अंदर उसका डेरिवेटिव टाइप की चीज लिखी हुई है, ठीक है ना, नॉट एग्जैक्ट डेरिवेटिव, उसके साथ कुछ और भी लिखा होगा ऑफ कोर्स। तो हम एक तरीका है सोचने का बस कि हम बाय पार्ट्स लगा के अपने आप एडजस्ट हो जाएगा दूसरा टर्म, ठीक है ना। तो मैंने बोला थर्ड पॉइंट इसी के अंदर कि वी कैन थिंक ऑफ बाय पार्ट्स ऑल्सो, वी कैन थिंक ऑफ बाय पार्ट्स टू रिलेट f एंड f डैश, टू रिलेट f एंड f डैश इनसाइड I1, I2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट एकदम दिमाग में रखना। क्या क्या बोले दोबारा एक बार बोलता हूं। सबसे पहला फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज आर्ग्यूमेंट, मतलब सबसे ज्यादा वैसे जेई में जो पार्ट पूछा गया है उसमें ये थर्ड वाला ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चंस, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे जो इंटीग्रल जिनको रिलेट करना है ना मुझे, जो एक इंटीग्रल दूसरे के टर्म्स में निकालना है, उसमें सबसे ज्यादा इस पार्ट पे क्वेश्चन आए, ठीक है ना, कि मतलब एक इंटीग्रेशन के अंदर तो f फंक्शन लिखा है और दूसरे के अंदर उसका डेरिवेटिव टाइप चीज लिखी है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले हम बाय पार्ट्स लगाएंगे तो अपने आप सेकंड वाला कहीं ना कहीं जनरेट हो जाएगा या उसका मल्टीपल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था कि सबसे जो हम लिमिट से भी ज्यादा एनालाइज किसको करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स को। हम दोनों जो इंटीग्रेशन दिए उसका आर्ग्यूमेंट सेम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अपने आप देखेंगे कि लिमिट्स अपने आप उसी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी अगर क्वेश्चन करेक्ट होगा तो। दूसरा पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ थिंकिंग, हम लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं कि भाई लिमिट्स सेम बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप इंटीग्रेंट जो है वो सेम बन जाएगा। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज f एंड f डैश। अगर मान लो एक के अंदर f दिया है दूसरे के अंदर f डैश दिया है, देन वी कैन थिंक ऑफ बाय पार्ट्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मेन 3 पॉइंट्स। अब आते हैं एक नोट पे, अब सुनना ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है कि पहले लिखते बाद में पहले सुनो। मैंने बोला कि एग्जामिनर ने, मैंने बोला इस टाइप के क्वेश्चन जब इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने बोला उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, I1 प्लस I2 निकालो या फिर I1 अपॉन I2 निकालो या 2I1 प्लस 5I2 निकालो। उसने I1 ही अकेला क्यों नहीं पूछा, ठीक है ना, उससे I1 अकेला ही क्यों नहीं पूछा। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे एक रीजन तो ये हो सकता है कि हो सकता है I1 प्लस I2 निकालने पे थोड़ा क्लीन आंसर आ रहा हो, बट ज्यादातर चांसेस क्या है कि I1 और I2 इंडिविजुअली तो नहीं हो पा रहे होंगे लेकिन उनका एडिशन या डिफरेंस या उनका रेशियो वो सॉल्व हो पा रहा हो, ठीक है ना। तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग पहले एक नोट तो ये लिख रहे हैं कि हम कैसे समझेंगे कि जो क्वेश्चन आया वो रिलेटिंग इंटीग्रल टॉपिक का है। तो पहले तो इसके बारे में लिख लो, इफ क्वेश्चन आस्क या फिर कंटेन्स या आस्क asked I1 plus 4I2, I1 minus I2 या फिर let's say I1 upon I2 टाइप। अगर उसने मान लो क्वेश्चन में मुझसे इस टाइप की चीज पूछी, इंस्टेड ऑफ I1 और I2 को सेपरेट कैलकुलेट करने के
बजाय उसने मुझे इस टाइप का पूछा कि उनका रेशियो निकालो या उनका डिफरेंस निकालो, या एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को किसी और से मल्टीप्लाई कर दिया और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन वी शुड थिंक ऑफ रिलेटिंग इंटीग्रल्स। लिख लो, इफ क्वेश्चन आस्क अबाउट दिस टाइप, देन हमारा माइंड कहां डाइवर्ट होना चाहिए? रिलेटिंग इंटीग्रल की तरफ। क्यों भाई? क्यों उसने I1 अकेला नहीं पूछा? क्यों उसने I1 + 4I2 पूछा? हो सकता है ये सॉल्व हो रहा हो बट वो नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक और नोट लिख लो कि हम रिलेटिंग इंटीग्रल की तरफ और कब जाएंगे? जब हमारा फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल टाइप हो। दिस इज अगेन अ वेरी मतलब बहुत बड़ी हिंट है क्वेश्चन में कि ये टॉप जो क्वेश्चन आ रहा है वो रिलेटिंग इंटीग्रल का है, कि हो सकता है कि जो क्या बोलते हैं अपना ये जो इंटीग्रेशन हो वो नॉन इंटीग्रेबल हो, जो इंटीग्रेंड हो वो नॉन इंटीग्रेबल हो, ठीक है ना। तो हम क्या सोच सकते हैं कि ये भाई क्वेश्चन जो है वो रिलेटिंग इंटीग्रल का है, ठीक है ना। तो नॉन इंटीग्रेबल है तो डेफिनेटली हम अकेले इंडिविजुअल को तो इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, बट हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर उन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर उनका डिफरेंस, एडिशन, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। तो इधर भी लिख लो, इट इज मतलब ऐसे लिख लो, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन इफ देयर इज, ऐसे लिख लो, if there is non-integrable function, then we can think of relating integral. Then we can think of relating integral. ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया इसका थियरी पार्ट। अब क्वेश्चन पे जाएंगे हम, अपने आप 100% क्लियर होगी चीजें। अच्छा, देखो जो नोट लास्ट वाला लिखा है ना मैंने, अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन DPP 2 में कर भी चुका है, ठीक है ना। शायद लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन कुछ तो था, बीटा था उसमें e की पावर -x² टाइप कुछ चीज दे रखी थी, ठीक है ना। एक बार देख लेना, ठीक है ना। किसी ने पूछा भी था, वो ने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे सेंड भी किया था वो क्वेश्चन। वो एक्चुअली रिलेटिंग इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक ही बच्चे ने पूछा था मुझसे, मुझे याद है। बाकी आई थिंक इसका मतलब बाकियों से हो गया होगा वो, ठीक है ना। तो कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, हाँ, बट थोड़ा सा दिमाग लगेगा एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है ना। अभी हम नॉट स्पेशली, जैसे इसके बाद इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, मतलब इसी का रिलेटेड क्या एग्जैक्टली यही टाइप का समझ लो, रिडक्शन फॉर्मूला। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में जरूर थोड़ा दिमाग खर्च होता है, ठीक है ना। आएंगे उन क्वेश्चंस पे, बट बिफोर दैट हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। तो एक बार जल्दी रिकॉल कर, रिवाइज करते हैं अभी तक क्या क्या किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेटिंग इंटीग्रल्स में आर्गुमेंट पे फोकस करेंगे, आर्गुमेंट सेम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, हम फिर लिमिट्स सेम बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। और थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो इंटीग्रेशन को रिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक में बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है ना, सो दैट दूसरा जनरेट हो जाए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इस इंटीग्रेंड का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। फिर हमें एक और हिंट कैसे लगेगी, ये जो क्वेश्चन आया वो रिलेटिंग इंटीग्रल का आया है, उसने I1 + I2 क्यों पूछा, उसने I1 + 4I2 क्यों पूछा, उसने I1/I2 क्यों पूछा, उसने I1 अकेला क्यों नहीं पूछा, I2 इंडिविजुअल क्यों नहीं पूछा। तो दिस इज द अगेन अ हिंट कि हमें रिलेटिंग इंटीग्रल का यूज करना है। और द लास्ट पॉइंट इज कि जनरली मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन सी इन द क्वेश्चंस आल्सो कि नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन दिए होंगे इसमें, तो उनको हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचा कि हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम I1 + I2 या I1 - I2 टाइप चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिखा, ऐसे लिखा है e की पावर x dx अपॉन 1 + x², और ये I1 लिखा है। देख सिंपल सा एग्जांपल है, लेट्स से 0 to 1, और लेट्स से I2 = इंटीग्रेशन x² e की पावर x dx अपॉन 1 + x²। सिंपल सा एग्जांपल समझाने के लिए। अब उसने बोला, चलो इसको भी ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने बोला रिलेट I1 and I2, ठीक है। तो देखो अब उसने अगर तुम केवल I1 को ट्राई करोगे तो नॉन इंटीग्रेट, तो मतलब इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा मे बी, ठीक है ना, बहुत हार्ड हो जाएगा या फिर हो नहीं पाएगा। बट उसने एग्जामिनर ने क्या पूछा, रिलेट दीज टू इंटीग्रल्स, तो इंडिविजुअली तो I1 I2 सॉल्व होने से रहे, ठीक है ना। बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर मैंने ये निकाला ना I1 + 4I2, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। द रीजन इज, एक बार ट्राई कर लो, देखो मैंने बोला इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 to 1, लिमिट तो सेम है, ठीक है ना, 0 to 1।
तो मैं इसको ऐड करूंगा, तो 4i2 करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x, तो ऊपर बनेगा e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये कैंसिल हुआ, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x 1 से 0 क्या हो गया, e माइनस 1। तो देखा, मतलब हम इंडिविजुअली i1 और i2 कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, अगर कर भी पाते तो हो सकता है बहुत लेंथी हो जाता। तो समझ में आया कि क्यों एग्जामिनर ने ऐसा पूछा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इंटीजर टाइप कैसे बनेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन को दे दिया, उसने बोला फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i1 प्लस 4i2, तो हम इंटीजर टाइप में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। दिस इज 2.7 माइनस 1 इज 1.7 समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, चलिए, तो एक एग्जांपल ऐसे ही दिया था मैंने, जस्ट हम थियरी समझाने के लिए। अब चलो प्रॉपर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है, चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 a की पावर t dt अपॉन 1 प्लस t, देन फाइंड फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ अल्फा, देन फाइंड फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ अल्फा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा। पहला दे रखा है ए पार्ट इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर t dt अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करें, हाउ टू स्टार्ट। तो देखो पहला वाला जो दे रखा है उसने अल्फा दे रखा है, फिर बोला है कि इसको अल्फा के टर्म्स में लिखो, मतलब रिलेट करना है हमें। तो देखो ये अगर तुमने केवल, अच्छा वैसे इसमें तो डायरेक्टली बोल ही दिया है कि अल्फा से रिलेट करो, नहीं तो वो मान लो इसको क्या बोलेगा, i1 ये दे देगा और i2 ये दे देगा, फिर बोलेगा, अगर वो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो इंडिविजुअली इसको नहीं पूछेगा, ठीक है ना, विच इज नॉन इंटीग्रेबल। बट हाँ ऐसा कर सकता है, वो इससे रिलेट करवा रहा है, वो करवा भी रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको इससे रिलेट करना है। तो मेरा सबसे पहला फोकस कहां जाएगा, देखो ध्यान से, देखो इंटीग्रेंट के अंदर इधर लिखा है 1 प्लस टी, इधर 1 प्लस टी का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस टी का डेरिवेटिव जो होता है वो ये होता है, ठीक है, माइनस वगैरह होता है वो एडजस्ट कर लेंगे, बट मैंने बोला 1 अपॉन 1 प्लस टी का डेरिवेटिव ये होता है। या फिर उल्टा बोल लो, 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज दिस। तो क्या हम क्या सोच सकते हैं, बाय पार्ट सोच सकते हैं, हम इसमें बाय पार्ट लगा देते हैं, और बाय पार्ट्स में भी हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, नॉट डिफरेंशिएट। अगर इधर से स्टार्ट करोगे बाय पार्ट्स तो इधर हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी को, बट अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, और e की पावर t, ये स्क्वायर लिखा है, तो इसको तो मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा जिसको डिफरेंशिएट करूंगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। समझ में आया, इसको इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूं, सो दैट 1 अपॉन 1 प्लस टी जनरेट हो जाए, सिंपल। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता, अल्फा से स्टार्ट करता, तो ये चीज आ जाती, बट इसमें बाय पार्ट्स में उल्टा करना पड़ता, 1 अपॉन 1 प्लस टी को हम डिफरेंशिएट करते, इधर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। चलो तो 0 to 1 ये हो गया मेरा। तो फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, क्या होगा, -2 का पावर -1, और ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू e की पावर टी। ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज e की पावर टी ओनली, और इसका इंटीग्रेशन इज -1 अपॉन 1 प्लस टी, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन 1 प्लस टी dt। दिस इज फ्रॉम 0 to 1। तो देखो आ गया अल्फा, और ये तो एक सिंपल सी चीज है। तो इधर तो मैं क्या करूंगा, 1 को इधर रखा, तो कितना आया, e माइनस e/2 माइनस ऑफ, फिर 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा -1 तो +1, तो 1 माइनस e/2 प्लस अल्फा। This is my answer. We have expressed this in terms of alpha. क्लियर है। तो जो मैंने पॉइंट बोला था थियरी में कि हम कैसे सोच सकते हैं, इधर हमने आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं देखा, देखो लिमिट्स तो सेम है। तो और एक चीज और देखना, सुनना, एक चीज और इंपॉर्टेंट, उधर लिखना है तो भले लिख लेना, कि जिस भी दो इंटीग्रल को रिलेट करना है ना मुझे, तो देखो अगर लिमिट्स चेंज नहीं हो रही, ठीक है, अगर लिमिट्स चेंज नहीं हो रही, जिन दो इंटीग्रल को रिलेट करना है उन दोनों में लिमिट सेम है, तो ज्यादातर चांसेस क्या है, बाय पार्ट्स लगाने के, क्योंकि बाय पार्ट्स में क्या होगा, हमारी लिमिट्स चेंज नहीं होती। ठीक है, हाँ सब्स्टिट्यूट जो हम क्या बोलते हैं, लिमिट्स को एनालाइज कर रहे थे, या फिर हम
आर्ग्यूमेंट को एनालाइज कर रहे थे, उसमें चांसेस है कि लिमिट्स भी चेंज हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, बट ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उसमें लिमिट्स चेंज होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे I1 की लिमिट अलग है, I2 की अलग है, तो हमारा बाय पार्ट्स की तरफ डाइवर्ट नहीं होना चाहिए मन। बाय पार्ट्स में तो क्या होता है, लिमिट सेम रहती है। तो वी शुड थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो भी हिंट कहां से लगेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करूं, आर्ग्यूमेंट या फिर लिमिट से। क्लियर है बात को? चलो, तो ये दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी काम आएगा कि लिमिट सेम है और रिलेटिंग इंटीग्रल से कर रहे हैं हम, तो हमारा मन जो है वो बाय पार्ट्स की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज बाय पार्ट्स में लिमिट्स चेंज नहीं होता। ऐसे लिख लो नोट करके, इफ यू वांट टू राइट यू कैन नोट इट डाउन कि बाय पार्ट्स में लिमिट चेंज नहीं होता। तो जो भी इंटीग्रेशन को रिलेट करना है, इंटीग्रल्स को I1 और I2, अगर उसमें लिमिट सेम है तो हमारा पहला माइंड कहां जाएगा, हम बाय पार्ट्स का सोचें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन करेंगे आर्ग्यूमेंट को देख के और लिमिट को देख के, तो हमारा क्या होगा, लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? तो अगर दो इंटीग्रेशन को रिलेट करना है और उसमें लिमिट सेम है, देन वी शुड मोर डाइवर्टेड टुवर्ड्स बाय पार्ट्स। ओके, काफी हो गया। चलो इसका बी पार्ट, अगेन बी पार्ट में क्या है, एक दूसरा इंटीग्रेशन दिया है, उसको मुझे अल्फा से रिलेट करना है, मतलब दैट वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो वो है, ये भी और सिंपल ही है। बी पार्ट इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर t ln ऑफ 1 प्लस टी dt। बहुत सिंपल है। क्या करें, इधर 1/1 प्लस टी दे रखा है, इधर ln 1 प्लस टी दे रखा है, तो 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन ये दे रखा है, या फिर ऐसे बोल दो ln 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन ये दे रखा है। तो क्या करें हम, ln 1 प्लस टी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब मैंने फर्स्ट इसको माना, क्यों माना, बिकॉज इसके डेरिवेटिव से 1/1 प्लस टी जनरेट होगा, वो इधर लिखा हुआ है, तो मैंने चलो फर्स्ट फंक्शन ln ऑफ 1 प्लस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये की पावर टी लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर टी dt 0 to 1। तो देखो अल्फा जनरेट हो गया, तो बस अब ये इधर रख दो, तो ये तो हो गया मेरा 1 रखोगे तो इधर e ln 2 और 0 रखोगे तो ln 0 के कारण 1 हो जाएगा, तो e ln 2 आ गया माइनस अल्फा। वो देख लेता हूं, ln 2 e की पावर 1 बिल्कुल करेक्ट है, और 0 रखेंगे तो ln 1 0 हो जाएगा, करेक्ट लिखा है। ठीक है, सो वी हैव फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है ना? तो दोनों ही क्वेश्चन जो अभी हमने किए, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट, बाय पार्ट्स। चलो और इसका एक और पार्ट देखते हैं। ये तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लेट्स से 0 to 1 t e की पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी dt। वो ज्यादा आसान पार्ट है। क्या करें, तो ऊपर t दिख रहा है, नीचे 1 प्लस टी दिख रहा है। सोचो, पहले वीडियो पॉज करके सोचो, अब मैं बता रहा हूं। तो देखो डेरिवेटिव वगैरह टाइप की तो कोई चीज दिख नहीं रही है, ठीक है ना, अंदर डेरिवेटिव टाइप की कोई चीज दिख नहीं रही है, तो t दिख रहा है, नीचे 1 प्लस टी दिख रहा है, तो क्या करें, +1 -1 सेम बनाते हैं। तो मैंने लिखा t +1 -1 इंटू e की पावर t, फिर ऐसे एक साथ लिख दो e की पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी dt। तो इसको सेपरेट करूंगा तो क्या आएगा, t +1 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा e की पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt अपॉन 1 प्लस टी। तो ये मेरा अल्फा जनरेट हो गया। ये तो इंटीग्रेबल है e की पावर t 0 to 1 e माइनस 1 0 to 1 में क्या हो जाएगा, ये e -1 और ये माइनस अल्फा। ये तो काफी आसान है, मतलब ना बाय पार्ट्स लगाना पड़ा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। Let me close the door. नेक्स्ट, अब देखो, प्रूव दैट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगेन, a इंटू के से b इंटू के, दिस इज इक्वल दिस इंटू f ऑफ, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x बाय k dt नहीं होगा, dx होगा, x यूज किया तो ये dx होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन है। क्या करें हम,
ऑफ कोर्स या तो आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाओ या फिर लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाओ, दोनों से आंसर आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा। तो लेट्स से मैं आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं तो क्या आएगा, इस x बाय के को मैं t पुट कर देता हूं सो दैट ये हो जाएगा, तो लिमिट्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। या फिर लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं मैं तो मैं क्या बोलूंगा, a के को मुझे a बनाना है तो मैं क्या करूं, a के तो अभी क्या है x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू को अगर मैंने a से डिवाइड कर दिया तो मेरा जो t आ जाएगा नया इंटीग्रेशन वेरिएबल विच इज k का है, मुझे सॉरी नॉट a, दिस इज डिवाइड बाय k। तो देखो a की सब्स्टिट्यूशन आ रहा है दोनों से, मैंने आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो भी यही सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, लिमिट्स को सेम बनाने की कोशिश की तो भी यही सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए लिया था बस ये एग्जांपल, नहीं तो बहुत आसान है, बच्चों टाइप है, मतलब बताना था कि हम आर्गुमेंट और लिमिट्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज लिखी है तो ठीक है, dx निकाला तो dx इज व्हाट, k dt। अब लिख देते हैं अंदर, तो ak से bk, तो a इंटू x अगर ak है तो k से k कैंसिल, t क्या हो जाएगा a, x अगर bk है तो b k कैंसिल, ये हो जाएगा b, a टू b, f ऑफ x बाय k इज t और dx इज k dt, तो k कांस्टेंट है बाहर आ गया dt। अब इंटीग्रेशन वेरिएबल t बोलो चाहे x बोलो, वन एंड द सेम थिंग, ये प्रूफ हो गया अगले लाइन में। तो ये इलस्ट्रेशन इसलिए लिया है बस तुम्हें समझाने के लिए कि हम जब रिलेट कर रहे हैं तो वी कैन थिंक ऑफ इधर क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट और लिमिट्स, दोनों को एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से एनालाइज करके अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, पॉज करके कॉपी करो इसको। चलो नेक्स्ट, प्रूव दैट इंटीग्रेशन e टू e स्क्वायर dx अपॉन ln x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर x अपॉन x dx। करो इसको, ये भी बहुत आसान ही है वैसे। देखो लिमिट्स को, अब हम लिमिट्स को देखते चल, लिमिट्स को भी देख सकते हो, आर्गुमेंट को कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने बोला ln x है, ठीक है ना, तो ln x को मुझे लीनियर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, ln x को t पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला अगर आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो मैंने कहा ln x को t पुट कर सकता हूं। अब मैं चलो लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं, मैंने बोला e को मुझे 1 बनाना है तो e को 1 कब बन सकता है, ये क्या है x की वैल्यू, ये क्या है t की वैल्यू, मतलब मान लो मैं इसको t लिख लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको t लिख लेता हूं, ठीक है ना, इंटीग्रेटिव वेरिएबल t लिख लेता हूं। तो मैंने बोला जो ये e है वो तो x का वैल्यू, ये 1 क्या है, t का वैल्यू है, तो e से 1 कैसे कन्वर्ट होगा, मतलब ये चीज x है तो मैंने बोला ln x को अगर मैं t रख दूं तो ये e किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, और अपने आप e स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2। तो देखो दोनों सब्स्टिट्यूशन सेम आ रहा है, चाहे हम आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें चाहे हम लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ठीक है। तो बस यही सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया x इज इक्वल टू e की पावर t, तो dx क्या हो जाएगा मेरा e की पावर t dt। तो अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा तुम्हें, तो e रखेंगे x की जगह तो ln e विच इज 1, e स्क्वायर रखेंगे तो ln e स्क्वायर विच इज 2, dx की जगह e की पावर t dt और ln x की जगह t। तो देखो सेम ही लिखा है, हेंस डन, ठीक है ना। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो पॉज करो, कॉपी करो इसको। चलो नेक्स्ट, प्रूव दैट 0 to 1 tan inverse x upon x dx this is equal to half of integration 0 to pi by 2 x dx upon sin x। करो इसको एक बार, पॉज द वीडियो एंड डू इट। तो देखो लिमिट्स चेंज हो रही हैं तो बाय पार्ट्स तो नहीं सोचेंगे पक्का, क्योंकि बाय पार्ट्स में तो लिमिट्स चेंज नहीं होता, तो ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, ये तो करेक्ट है। अब कैसे सोचें, तो देखो जैसे मैंने तुम्हें इंडेफिनेट के वक्त भी बोला था कि या फिर लिमिट्स के वक्त भी बोला, जब भी हम इनवर्स चीज आती है तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स को सिंपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब इनवर्स का हार्ड होता है हमारे हिसाब से, ठीक है ना। तो एक ऑब्वियस थॉट है कि मेरे दिमाग में ये आएगा कि tan इनवर्स x को 1 मिनट के लिए t डालते हैं और फिर देखते हैं क्या जनरेट हो रहा है, क्योंकि इसकी जगह मेरा एक लीनियर भी दे रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग t दे रखा है बेसिकली। तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स x को t बोला, ठीक है। चलो तो मेरा इधर से x कितना आया, x इज इक्वल टू 10t,
ठीक है, x इज इक्वल टू 10t। तो dx मेरा क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर t dt। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x अगर 0 है तो t मेरा क्या होगा 0, x अगर 1 है तो t हो जाएगा मेरा पाई बाय 4 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स x किया गया तो t रखा तो ये t हो गया, और x किया गया 10t, और ये हो गया मेरा dx किया गया sec स्क्वायर t dt। तो अब थोड़ा साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं ये जनरेट हो रहा है या नहीं। तो ये तो हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, मैं इधर ही कर रहा हूं, तुम अगले स्टेप में कर लेना कॉस स्क्वायर टी, और ये टाइम 10t है तो दिस इज साइन टी अपॉन कॉस टी, तो एक कॉस कैंसिल हो गया तो नीचे साइन टी कॉस टी आ गया। क्या बना अभी तक मेरा फाइनली 0 टू पाई बाय 4 टी डी टी, इसको डी टी को पास लिख देते हैं, टी डी टी अपॉन साइन टी कॉस टी। तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करूंगा इधर साइन टी कॉस टी को क्लब करूंगा, बिकॉज मुझे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चाहिए, एक सिंगल दे रखा है एक्स साइन टी। तो इसको क्या किया मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 ऊपर लिख दिया और इसको 2 इधर किया, ठीक है। तो देखो ये कितना बना 2 sin t cos t sin 2t। तो फाइनली लेफ्ट आउट विद 0 टू पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 4 t dt 2 dt डिवाइड बाय sin 2t। तो अब अगेन आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो, सॉरी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अब जीरो में तो कोई दिक्कत नहीं, 0 है, अपर लिमिट पाई बाय 2 चाहिए मुझे, पाई बाय 4 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करूं, या फिर मैं ऐसे सोच सकता हूं कि इधर x है इधर मुझे 2t है, तो 2t को t बनाना है, तो 2t को मैं नया वेरिएबल मान लेता हूं, या फिर इस पाई बाय 4 को पाई बाय 2 बनाना है, तो 2 इंटू दिस इज इक्वल टू माई न्यू इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। तो मैंने बोला 2 इंटू ओल्ड इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज इक्वल टू माई न्यू इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, दैट इज लेट्स से z। करते हैं सब्स्टिट्यूट, तो 2 dt कितना हो जाएगा 2 dt इज इक्वल टू dz। तो ये 2 इसके साथ लिख लेते हैं dt के साथ, तो 2 dt इज dz, और t कितना हो जाएगा z बाय 2, तो z बाय 2, तो 1 बाय 2 बाहर ले लिया, और 2 dt इज dz, और नीचे क्या हो जाएगा sin z, और लिमिट्स हो जाएंगे 0 से पाई बाय 2। तो देखो यही चीज लिखी हुई है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का नाम डिफरेंट है, इधर z है उधर x है, तो उसका नाम तो कुछ भी, उससे क्या मतलब है, ठीक है। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। नाउ आई विल टेक अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो करो इसको, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और I2 दे रखा है मेरे को इंटीग्रेशन 0 से अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 एक्स की पावर 4 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो वी हैव टू फाइंड I2 इन टर्म्स ऑफ I1 या I1 इन टर्म्स ऑफ I2, मतलब कहने का मतलब I1 और I2 को रिलेट करना है। तो मैं देख लेता हूं 0 से अंडर रूट पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, I2 इज इक्वल टू 0 से अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 एक्स की पावर 4 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। करेक्ट है, परफेक्ट है क्वेश्चन। चलो करो फिर, पॉज द वीडियो एंड डू एक बार। अब मैं क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे आता हूं, ठीक है। तो देखो चलो मैं I2 से स्टार्ट कर रहा हूं, या किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैंने बोला चलो मैं I2 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या सोचे हम, तो हमारे दिमाग में आएगा पहली बात तो लिमिट सेम है, तो हमारा मन जो है डाइवर्ट होगा अपना बाय पार्ट्स की तरफ। अब बाय पार्ट्स में चलो ठीक है, हम बाय पार्ट्स में चले गए। अब हम बाय पार्ट्स में क्या करें, तो देखो अब मुझे इधर x को खत्म करना है, तो डेफिनेटली क्या करूंगा मैं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी बता रहा हूं हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग, ठीक है ना। हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, मैंने बोला x की पावर 4 है, इसको तो डिफरेंशिएट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, बट फिर मेरे क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं ऐसा, बिकॉज इधर x नहीं है ना, उसको खत्म करना हो, बाय पार्ट्स करता वही है, वो एक x के जो अलजेब्रिक टर्म होता है उसको खत्म करता है, क्योंकि उसके अंदर उसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो पावर रिड्यूस होगा, खत्म होगा धीरे धीरे, 1-2 बार लगाएंगे। बट ध्यान से देखो कि अगर एट प्रेजेंट तुमने x की पावर 4 को डिफरेंशिएट किया, उसका डिफरेंशिएशन तो कर लोगे, बहुत आसान है, बच्चों टाइप हो जाएगा 4x3। व्हाट अबाउट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, विच इज नॉन इंटीग्रेबल। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, लीनियर नहीं है। हम साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, विच इज माइनस कॉस एक्स, या फिर हम साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का जानते हैं, 1/a कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। मैंने बोला जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो लीनियर नहीं है,
लीनियर नहीं है तो हम साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, तो क्या करें? अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है, तो अगर मुझे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ एक और एक्स मिल जाए तो एक्स डीएक्स dt बना देगा, तो वो उसमें साइन टी dt में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हम साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को एक एक्स निकाल के दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें से इस एक्स की पावर 4 में से एक एक्स निकाल के इसको दे दिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। समझ में आया क्या कर रहे हैं? मैंने बोला इसको एक्स क्यूब लिखा और इसको लिखा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन, लिमिट्स फ्रॉम 0 से अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2। क्लियर हुआ यहां तक? ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज ठीक है, मुझे खत्म करना है एक्स की पावर 4 को, तो डेफिनेटली डिफरेंशिएट करूंगा, बट डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे बाजू वाले फंक्शन का भी तो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मुझे उसको इंटीग्रेट करना है। बट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर तो नॉन इंटीग्रेबल है, क्योंकि साइन का आर्ग्यूमेंट जो है वो अपना लीनियर नहीं है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली मैं माइनस कॉस ऑफ समथिंग नहीं लिख सकता। चलो अब करते हैं। तो इसका एक काम करो, इसका तुम अलग से इंटीग्रेशन साइड में निकाल लो। तो लेट से मैंने लिखा x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, एक चीज और मुझे इंपॉर्टेंट बताना है, पहले भी बहुत बार हुआ है लेकिन बच्चे गलती करते हैं उसमें, कि जो बाय पार्ट्स होता है उसमें जब सेकंड इंटीग्रेशन लिखते हैं ना, उसके अंदर जो इंटीग्रेशन आता है वो इंडेफिनेट की तरह इवैल्यूएट होता है, नॉट डेफिनेट की तरह। मतलब हम उसमें जो, जैसे मैंने लिखा, पहला लिखा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर होल का डेरिवेटिव। तो इधर जो ई वाला इवैल्यूएशन होता है दैट इज, लिख लो, नहीं तो उधर लिखना है तो कंफ्यूज, जल्दी जल्दी में गलती करते हैं। वैसे मुझे पता होगा मोस्ट ऑफ द बच्चों को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है, बट इसको हम इंडेफिनेट की तरह इवैल्यूएट करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें लिमिट्स दे रखा है तो इंडेफिनेट की तरह ट्रीट करके इसको एक कांस्टेंट मान के फिर बाहर निकाल दिया, नहीं, ठीक है ना। दिस इज इवैल्यूएटेड एज अ इंडेफिनेट। चलो ये काम खत्म। तो इसको मैं अलग से निकाल के रख रहा हूं। तो मैंने बोला इधर एक्स स्क्वायर को अगर t बोला तो x dx कितना हो गया, dt बाई 2। तो ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, साइन t dt बाई 2, साइन t dt, और इधर 1/2 लिख दिया, और लिमिट्स फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस t। तो बेसिकली ये लिखा है माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इंडेफिनेट की तरह मैंने उसको अलग से इवैल्यूएट कर लिया, लिमिट्स नहीं लगाता हूं, 0 टू पाई बाई 2, ये छोड़ो, चलो लिमिट्स छोड़ो। मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब रख देते हैं इधर। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अभी निकाला, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 3x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन विच इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बाय 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो चलो कुछ पावर कम हुई। अब शायद समझ में आ गया होगा मोस्ट ऑफ द बच्चों को कि हम क्या करें, दोबारा एक बार बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो क्या होगा हमारा, जैसे साइन से कॉस में हुआ कन्वर्ट, अब कॉस से साइन में हो जाएगा, और इधर मुझे सॉरी इधर से स्टार्ट किया हमने, तो साइन कॉस में हो गया, दोबारा करेंगे तो कॉस क्या होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये साइन में हो जाएगा। और एक बार बाय पार्ट्स लगाने से क्या हुआ, एक्स की पावर 4 से एक्स स्क्वायर हो गया कन्वर्ट। द रीजन इज एक एक्स तो डिफरेंशिएशन के कारण रिड्यूस हुआ, और एक एक्स मैंने साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को दिया था उसके कारण रिड्यूस हुआ, तो ओवरऑल 2 का रिड्यूस हो गया पावर में। तो सिमिलरली इधर मैं एक बार और लगाऊंगा तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर में हो जाएगा। तो उसको लगाने के पहले इस वाले पार्ट को कर लेते हैं। तो ये क्या है, 0 टू अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2, तो ये दिख रहा है 0 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 के कारण तो ये टर्म 0 हो गई, कॉस पाई बाय 2, और 0 के कारण ये एक्स क्यूब है, तो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग नथिंग, तो ये 0 हो गया। तो मेरा हो गया फाइनली 3/2 टाइम्स। अब मैंने क्या किया, मैं इधर ही कर देता हूं, मैं क्या, एक एक्स इसको दे देते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे इसका किया था, बस इधर क्या होगा, cos t dt बनेगा 1/2 टाइम्स, तो विच इज sin t by 2। तो इसका इंटीग्रेशन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले तो 3/2 लिखा बाहर, ठीक है। अब मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट इज x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का सेम तरीके से क्या आ जाएगा, इधर माइनस नहीं आएगा क्योंकि इधर cos t dt लिखा होगा, तो इधर आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। ये तो हो गया मेरा इवैल्यूएशन फ्रॉम 0 से अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, तो इसको बाहर ले लिया, ठीक है ना, दैट्स इट। तो देखो ये आ गया मेरा,
माइनस आई वन हो गया। तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग इज I2 इज इक्वल टू, इधर लिख रहा हूं मैं, I2 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, अब चलो इसको रिवैल्यूएट कर लेते हैं। 0 पे तो 0 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 पे ये क्या बनेगा, x की जगह ये साइन पाई बाय 2 1 हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 और इधर हो गया 1/2, तो 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 माइनस I1/2, हाफ ऑफ I1, तो I2 आ गया I1 के टर्म्स में, ठीक है ना। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है ना, बट इजी भी नहीं है, दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन। अगर मेंस में आता है तो दिस विल बी फॉर मेंस लेवल, दिस विल बी अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। देखो जो नेक्स्ट चीज है वो भी इसी का एक्सटेंशन क्या बोलूंगा, यही चीज है, एग्जैक्टली यही मान लो तुम तो, बल्कि और थोड़ा उसमें विड्थ कम है, बट क्वेश्चन जरूर अच्छे बनते हैं। जो टॉपिक है दैट इज रिडक्शन फॉर्मूला, तो लिख लो पहले टॉपिक रिडक्शन फॉर्मूला, तो उसके बाद में चलो क्वेश्चन ही कराऊंगा इस पे। रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला भी था कब, जब इंडेफिनेट पढ़ा रहा था, तो उस वक्त मैंने तुम्हें बोला था कि ये टॉपिक इंडेफिनेट में भी पढ़ा सकता हूं, डेफिनेट में भी पढ़ा सकता हूं, बट सिंस अब आसान हो जाएगा क्योंकि रिलेटिंग इंटीग्रल पढ़ चुके हैं ना, तो बेसिकली रिलेटिंग इंटीग्रल ही है। क्या है बेसिकली इसमें रिडक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे याद है अपन ने इस टाइप का कोई क्वेश्चन किया था, in is equal to 0 to let's say pi by 2, चलो अब लिमिट्स भी मत डालो, मैंने बोला ऐसे लिखना 0 10 x की पावर n dx। रिलेटिंग इंटीग्रल मतलब क्या होता है, सॉरी रिडक्शन फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि हमें in को उस in -1 in -2 या फिर in -3 एंड सो ऑन, इनसे रिलेट करना है, बेसिकली वही रिलेटिंग इंटीग्रल ही है। मतलब कहने का मतलब मुझे निकालना है, लेट्स से इस केस में जैसे हमने उधर निकाला भी था, in को निकाला था इन टर्म्स ऑफ in -2, तो रिलेटिंग इंटीग्रल मतलब इसमें तो क्या हो गया, अब इतना अंतर है इसमें बेसिकली कि अभी रिलेटिंग इंटीग्रल में तो क्या था कि इंटीग्रेंड तो जो था ना, इंटीग्रेंड उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट था, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, बट इसमें क्या होगा हमारा, जैसे केवल n की जगह n-1 या n-2 या n-3 कुछ होगा, या n+1 होगा, n+2 होगा, कहने का मतलब स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा इंटीग्रेंड का, ठीक है ना। जैसे मैंने इसके हिसाब से मैं क्या लिखूं, in-2 को क्या लिखूं, in-2 इज बस n की जगह n-2 आ जाएगा। अब मैंने बोला इन दोनों को रिलेट करो, बस वही रिलेटिंग इंटीग्रल है। मैंने बोला in इज 10x की पावर n dx और in-2 इज 10x की पावर n-2 dx, इन दोनों को रिलेट करो। तो इधर तो क्या है, थोड़ा और आसान तो नहीं बोलूंगा हालांकि मैं, बट ये बोलूंगा और विड्थ कम हो गया। द रीजन इज अब हमें ये पक्का है कि भाई यही चीज बनानी है, हमें यही चीज बनानी है, बट विद सम रिड्यूस पावर, या फिर n-1 हो जाए या n-2 हो जाए, कहने का मतलब स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। तो ओवरऑल मैं बोलूं तो दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिंग इंटीग्रल ओनली, मतलब रिलेटिंग इंटीग्रल ही है ये, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे in और in-2 को रिलेट करना है, तो चलो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं दूसरा लेने वाला था बट अब आगे लिख दिया है तो हमने इसी क्वेश्चन से, तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो मैंने बोला इधर से मुझे इधर जाना है तो क्या करें। अच्छा एक चीज और, रिडक्शन फॉर्मूले में 99% चांसेस है बाय पार्ट्स लगेगा, थंब रूल 90। तो मैंने बोला 99%, सॉरी फिर गलत बोल दिया मैंने, भावनाओं में बहके 80% मान लो, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं लग रहा है, ये तो बोलोगे सर पहला ही क्वेश्चन लिया उसी में नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करें, तो देखो अगर मैंने बाय पार्ट्स का सोचा, जैसा मैंने बोला कि ऑब्वियस थॉट है कि मेरा बाय पार्ट्स की तरफ ज्यादा डाइवर्ट मन होगा, ठीक है ना। अभी तुम क्वेश्चंस करोगे तो देन यू विल रियलाइज क्या सर सही बोल रहे हैं। तो अगर मैंने बाय पार्ट्स का इधर सोचा तो मैं ऑब्वियस सी बात है इस 10x की पावर n को तो डिफरेंट इंटीग्रेट कर नहीं पाऊंगे, ठीक है ना, कर नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, सॉरी सेकंड मानेंगे। तो 1 को मेरे को x 1 को जो 1 लिखा है इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। बट अगर मान लो तुमने इस मोमेंट पे बाय पार्ट्स लगा दिया 1 को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए, तो क्या होगा, एक सेकेंड, नॉट फर्स्ट, इसको फर्स्ट इसको सेकंड,
ठीक है ना, हमेशा हम क्या करते हैं, वन को सेकंड फंक्शन मानते हैं, वन को, है ना, बस वन को इंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, व्हेन यू विल अप्लाई बाय पार्ट्स लाइक दिस वे, तो खुद सोचो जो वन का इंटीग्रेशन से एक्स जनरेट हो जाएगा, तो ये हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, एक्स तो हमें चाहिए ही नहीं। कहने का मतलब वो जो चीज है उसमें हमें केवल 10x चाहिए और उसकी पावर कुछ और हो, 10x के साथ आलतू फालतू टर्म्स नहीं चाहिए, मतलब x नहीं चाहिए। तो क्या करें, मैंने बोला अगर तुमने वन को इधर माना एक फंक्शन, इसको 10x की पावर n को एक सेकंड फंक्शन माना और फिर बाय पार्ट्स लगाया, तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों, जैसे पहला पार्ट तो कर लोगे, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन सेकंड, जो मेन आएगा बाय पार्ट्स में जो सेकंड इंटीग्रेशन आएगा उसके अंदर तुम वन का इंटीग्रेशन करोगे। चलो इसका डिफरेंशिएट भी कर लिए, इजी हो जाएगा, n इंटू 10x की पावर n माइनस 1 इंटू 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख दिया, वो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा 10 में कन्वर्ट हो गया। बट वो x तो परेशान करेगा। अब वो जो मेरा in मान लो जो भी आया वो सॉल्व करने पे, वो in से तो रिलेट हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज हमारा जो आया सॉल्व करने पे उसमें तो x आ गया, बट इधर तो x है ही नहीं। तो ऐसे तो नहीं करेंगे, मतलब ये हमारा थॉट गलत हो गया इधर, मतलब स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर था। कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट सोचते हैं। तो मैंने बोला क्या करें, अब बाय पार्ट्स तो काम नहीं करा, तो हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लिया। हमने क्या किया, इधर से tan ऑफ इसको लिखा n माइनस 1 x इंटू 10 स्क्वायर x, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फर्दर मैंने इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लिया, तो फाइनली मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, 10x की पावर n माइनस 1 sec स्क्वायर x, एक मिनट, sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर n माइनस 1 dx। दिस इज माय इंटीग्रेशन 10x की पावर n dx। तो देखो n माइनस 1 तो आ गया, और दिस इज इजी, इंटीग्रेबल है। क्यों भाई इंटीग्रेबल है, 10x को t बोले तो ये t की पावर n माइनस 1 dt लिखा है, तो विच इज नथिंग बट t की पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो t की पावर n, तो अच्छा ये n माइनस 2 है, सॉरी n माइनस 2 है, ये n माइनस 2 कर लेना, दो पावर दिया हमने, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और है, जैसे मान लो मैं स्टार्ट करने के लिए, एक सुनना ध्यान से, ऐसे भी सोच सकता था कि चलो ठीक है वन लेने पे काम नहीं चल रहा है, तो ठीक है एक 10 लेके देखते हैं। मैंने बोला इसमें से एक 10 साइड में रखते, इधर n माइनस 1 करते, उधर भी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, जो इधर 10x है उसका तुम इंटीग्रेशन करोगे तो और बल्कि हो जाएगा, ln sec x आ जाएगा, वो भी इंटीग्रेशन के अंदर, बाय पार्ट्स के अंदर, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए हमने दो पावर निकाली, 10 स्क्वायर निकाला, ठीक है। नहीं तो कोई सोच सकता है दैट कैन बी वन ऑफ द लाइन ऑफ थिंकिंग, और होगी भी, अभी आगे क्वेश्चंस करूंगा उसमें एक पावर निकाल के फिर बाय पार्ट्स लगाऊंगा और हो भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो बेटा दैट इज द स्टार्ट करने का तरीका, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया मेरा 10x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और दिस इज माई i n माइनस 2 है ये, ठीक है। n माइनस 1 की जगह n माइनस 2 लिखो इसको, तो बस मेरा रिलेट हो गया i n माइनस 2 से, ठीक है। चलो तो अब जैसे सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, जैसे 10x की पावर 6 दे दिया, 10x की पावर 5 दे दिया, ये तो हम दो जगह कवर किए, ठीक है ना। एक तो हमने इंडेफिनेट में मैंने तुम्हें जनरलाइज किया था n, और दो जगह मतलब उसी में हम पहले जब वो किए थे, याद है कुछ इंडेफिनेट में 10x की पावर n sec x की पावर n और एक 10x की पावर n sec x की पावर, याद करो, चलो रिकॉल करते एक बार। मैंने बोला ये चीज थी हमारी, तो क्या करते थे 10x और sec 10x वाला तो इजी है, इसमें क्या करेंगे 10 स्क्वायर अलग करेंगे, उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, सेपरेट करेंगे। sec स्क्वायर में जरूर इवन ऑड पे डिपेंड करता है, अगर इवन है तो इजी हो जाएगा। इजी क्यों हो जाएगा, बिकॉज एक sec स्क्वायर dx को दे देंगे, जो बचा हुआ sec की पावर इवन है उसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, और इधर 10x की पावर n sec x की पावर n, इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले एक sec स्क्वायर dx को दे दिया, बचा हुआ फंक्शन देख लेते हैं 10x में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, या फिर एक sec x इंटू 10x दे दिया और फिर देख लेते हैं बचा हुआ फंक्शन sec x में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो sec x को t पुट कर देते हैं, और लास्टली क्या करते हैं, अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं इस चीज में, तो फिर हम बाय पार्ट्स का सोचते हैं, ठीक है ना। इसमें से कुछ जैसे sec स्क्वायर निकाला, उसको इंटीग्रेट किया और बाकी को डिफरेंशिएट किया, तो i1 इज इक्वल टू माइनस i टाइप चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो उस टाइप का रिवीजन, उधर का रिवीजन रिकॉल हो गया। तो जैसे मान लो इसके ऊपर एक एग्जांपल करें छोटा सा, पहले कॉपी करो वीडियो पॉज करके, ये मेरा रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। दिस इज माय आंसर, in को मैंने निकाल लिया in माइनस 2 के टर्म्स में।
ये ऑलरेडी किया था मैंने 10x की पावर n dx, दिस वी डिड ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो अपने से कर लो इसको। क्वेश्चन एक ले लो, लेट्स से 0 to π/4, मैंने बोला इंटीग्रेशन 0 to π/4 और इधर ले लिया 10x की पावर 6 dx, ठीक है ना, अपने से कर लेना, ठीक है ना। क्या करोगे आप देखो, मैं वैसे तो मैं प्रोसेस जैसे करूंगा, अगर ये फॉर्मूला याद होगा ये तो फिर जल्दी हो जाएगा। इसने क्या बोला, आई निकालने के लिए पहले 10x की पावर n-1 लिखो, तो दिस इज इक्वल टू 10x की पावर n-1, तो 6 है तो 5-1, 6 - 1 मतलब 5/5 और माइनस in-2 मतलब इंटीग्रेशन 10x की पावर 4 dx। अब फर्दर इसको रिड्यूस करो, कब तक करते जाएंगे, 0 तक, 0 या 2, 0 या 1 तक करेंगे, जब तक ये I1 या I0 नहीं आ जाए, बिकॉज I0 इज व्हाट, जैसे 0 to π/4 बोलूं मैं, ये π/4 लिखना, ठीक है, 0 to π/4, मैंने बोला I0 क्या होगा, n को जगह 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 10 की पावर 0 विच इज 1 dx, मतलब x इंटीग्रेशन इज x, 0 to π/4 क्या होगा, π/4, और मैंने बोला 0 और 10x ही बच सकता है इधर, तो 10x बचेगा तो उसका इंटीग्रेशन बचा ln mod sec x। तो इसको फर्दर रिड्यूस कर लेना, इसको क्या करोगे फर्दर, इसको यू विल राइट एक पावर कम करके 10x की पावर n-1, तो मतलब 10³ x/3 माइनस in-2, तो माइनस इंटीग्रेशन 10² x dx। और भले इसको रिडक्शन फॉर्मूला के बिना भी डायरेक्टली लिख दो, ये तो और वहीं से तो आता है बेसिकली sec² x - 1, तो इस टाइप से जाओगे, ठीक है बच्चों। चलो तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, उसके बाद फिर अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, उसको करते हैं। तो देखो नहीं तो एक काम करो, मैं उसका तुम्हें होमवर्क दे देता हूं, ठीक है ना, आई विल डू गिव इट यू एज ए होमवर्क। तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है वो, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x की पावर n dx, ठीक है, sin x की पावर n dx। नहीं तो क्वेश्चन के रूप में नहीं, ये समझा ये बेटर रहेगा, मैं इलस्ट्रेशन ही ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। होमवर्क के लिए कुछ और देता हूं थोड़ा, ये क्योंकि ये एज ए थियरी की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसको पहले रिजल्ट लिख लेते हैं कि in अगर मेरा ये है तो in/in-2, in/in-2 निकालना है मुझे, ठीक है ना, फाइंड in/in-2। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तुम लोग पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई इट एक्चुअली। तो कैसे स्टार्ट करें, तो जैसे अभी 10x वाला किया था वैसे ही स्टार्ट कर, सोचते हैं मतलब स्टार्ट करना सोचते हैं। चलो पहले तो मैंने बोला ठीक है चलो 1 को एक फंक्शन मान लिया, sin x की पावर n दिया है, लेकिन फिर इधर वही लोचा हो जाएगा क्या कि 1 को इंटीग्रेट करूंगा मैं, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड, तो सेकंड को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x आ जाएगा मेरा, जबकि इसमें तो x है नहीं, तो in से तो रिलेट हो नहीं पाएगा, जो भी आगे आएगा उसमें तो एक x आ जाएगा, बट इसमें तो x दिया नहीं है, तो वो वाला थॉट हमारा गलत हो, मतलब गलत मतलब रिजेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने बोला क्या करें, तो चलो एक साइन इसको देके देखते हैं, एक साइन निकालते हैं, फिर बाय पार्ट्स लगाने का सोचते हैं। x से तो 1 से तो काम नहीं चला, तो फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin x इंटू sin x की पावर n-1 dx, बिल्कुल कर सकते हैं, 0 से π/2, तो अगेन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब माइंड में एक बार सोचो, ठीक है ना, मैंने पहले भी बोला है कि बाय पार्ट्स का इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि माइंड में एक दो स्टेप बाद का सोचो क्या सिनेरियो बनेगा। देखो पहला पार्ट तो इजी होता है बाय पार्ट्स में, जो इधर लिखते हैं हम, तो सेकंड आता है इंटीग्रेशन के अंदर, वो मेन होता है, तो उसमें हमारा मैं अब माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूं, देखना कि हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, सॉरी इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन और फॉरगेट अबाउट द साइन प्लस माइनस और कांस्टेंट पार्ट को छोड़ो, हम केवल वेरिएबल पार्ट पे फोकस करना। मतलब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करें, सॉरी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन से कॉस होगा, ठीक है, माइनस कॉस होगा, माइनस को छोड़ो एक मिनट के लिए, मतलब इससे एक कॉस आएगा, इसके डिफरेंशिएशन से क्या होगा, इसके डिफरेंशिएशन से n-1 इंटू साइन एक्स की पावर n-2 आएगा, बट चेन रूल से साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, तो अल्टीमेटली इधर सेकंड इंटीग्रेशन के अंदर मेरा क्या आने वाला है, साइन एक्स की पावर n-2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये दिख रहा है क्या, नहीं अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूं तो in और in-2 जनरेट हो जाएंगे, समझ में आया। तो मतलब ये मेथड हमारा काम कर रहा है इधर, तो लगा देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन
साइन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस कॉस एक्स हो गया, और इसका डेरिवेटिव तो n माइनस वन इंटू साइन एक्स की पावर n माइनस टू, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो इसको कॉस स्क्वायर लिख देता हूं dx। अब ये 0 टू पाई बाय 2 निकालना है, तो पाई बाय 2 ये 0 हो जाएगा cos x के कारण पाई बाय 2 पे, और 0 पे ये sin x के कारण 0 हो जाएगा, तो दिस इज सिंपल। अब मेरे को ये आ गया, दिस इज माय in। अब क्या करूं, इस cos स्क्वायर को आई विल राइट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो फाइनली ये किस में रिड्यूस हो गया, सेपरेट करोगे तो देखो n माइनस वन तो लिखा ही है, ये तो बाहर लिखा है, 1 इंटू दिस, तो कितना बन रहा है in माइनस टू, चलो लिख लेते हैं, छोड़ो, इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर n माइनस टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर n dx। यहां तक क्लियर है? चलो फर्दर इसको करते हैं, तो इसको रब करो, तुम लोग पॉज करो, कॉपी करो इसको। मैंने बोला आई एन इज इक्वल टू मेरा, अब ये दिख रहा है ये आई एन माइनस टू, ये आई एन है, तो मैंने बोला ये आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू दिस इज आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू माइनस आई एन, ठीक है। तो आई एन को एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा आई एन कॉमन ले रहा हूं, देखना आई एन इंटू ये हो गया 1 प्लस, और ये n माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस साइड होगा तो प्लस हो जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, तो फाइनली आई एन अपॉन आई एन माइनस टू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन n। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्ट बोर्ड में भी आता है और क्या बोलते हैं अपना जेई में भी आता है इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, ठीक है ना। बताऊंगा कैसे बनते हैं क्वेश्चन, बट अभी चलो बता ही देता हूं, अभी बता देता हूं। तो पहले तो इसको मेमोराइज कर लिया, आई एन अपॉन आई एन माइनस टू इज एन माइनस वन अपॉन एन। तो जैसे कैसे काम आएगा, देखो क्या कर रहा है बेसिकली ये, अगर मैं जैसे इसको इस फॉर्म में भी याद रखो, एक तो इसी फॉर्म में याद रखो और एक इस फॉर्म में याद रखो, आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन इंटू आई एन माइनस टू, दोनों फॉर्मेट में याद रखो, एक ही चीज लिखी है, बट मैं आई एन माइनस टू को उधर लेके गया। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मान लो मैंने लिखा साइन एक्स, अब मैं इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकता हूं, साइन एक्स की पावर कोई भी कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे मैंने लिखा साइन एक्स की पावर 4, चलो छोटे से स्टार्ट किया dx, बट याद क्या रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो डेरिवेशन में किया याद रखना, दैट इज ओनली फॉर 0 टू पाई बाय 2। अगर कोई और लिमिट्स है तो फिर ये चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। तो जो तुम्हारे बुक्स वगैरह में स्टैंडर्ड है दैट इज फॉर 0 टू पाई बाय 2 ओनली, तो 0 टू पाई बाय 2। तो ये क्या बोल रहा है फॉर्मूला, n माइनस वन लिखो, मतलब 4 माइनस वन 3, और नीचे लिखो 4 इंटू i4 की जगह हो जाएगा i2, दो में रिड्यूस हो गया। अब मैंने बोला i2 किस में रिड्यूस होगा, i0 में रिड्यूस हो जाएगा, तो ये 3/4 ऐसे लिखा है, और i2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें बोला n माइनस वन करो, मतलब 2 माइनस वन 1, n की जगह 2 इंटू i0, और i0 तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, साइन एक्स की पावर n में मेरा ये in है ना, ये in था, इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर n dx, तो 0 से पाई बाय 2, तो n की जगह अगर 0 लिखा तो ये साइन की पावर 0 1, तो 1 इंटू पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, तो दिस इज माय पाई बाय 2। तो अब इसकी मदद से मैं साइन एक्स की पावर कुछ भी निकाल सकता हूं, क्लियर है। अच्छा एक और कर लेते हैं इसमें, जैसे मैंने बोला कि साइन एक्स की पावर थोड़ा और लंबा ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, सुनना ध्यान से, साइन एक्स की पावर 8 लेते हैं, चलो उसके हिसाब से मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं, ध्यान से देखना। पहले का साइन एक्स की पावर लेट से इवन ले ली, और ले लेते हैं हम, चलो 7 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, तो क्या करेगा ये n माइनस वन, एक कम करेगा तो 6 अपॉन n मतलब 7 इंटू आई 5 आ जाएगा, फिर i5 को मैं दोबारा क्या करूंगा 4 अपॉन 5 इंटू i3, फिर i3 को क्या करूंगा 2 अपॉन 3 इंटू i1, और i1 निकाल सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है 0 टू पाई बाय 2, ये तो मैंने मेमोराइज करने को भी बोला है। इसका एरिया कितना होता है इतनी साइकिल का, साइन एक्स में पूरी हाफ साइकिल का क्या होता है 2 होता है, एंड दिस मच एरिया इज 1 यूनिट, ये मैंने बोला भी था। बाकी कैलकुलेट कर लो, 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स dx, 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स dx, दिस विल कम आउट टू बी 1, ठीक है ना। तो i1 इज बेसिकली व्हाट, n की जगह 1 डाला तो साइन एक्स dx ना, तो दिस इज 1, तो ये मेरा हो गया। अब इसी प्रकार मान लो मैंने ऐसे लिखा होता 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर मान लो
कुछ भी ले लो, 13 ले लिया dx, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, देखो इधर ध्यान से रिड्यूस करते हैं। देखो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, बेसिकली 7 था, यहां क्या हो रहा है 6 4 3 2, मतलब पहले हमने कैसे स्टार्ट किया, n-1 से स्टार्ट किया, तो इधर 13 किससे स्टार्ट होगा, 12 से स्टार्ट होगा, फिर दो पावर कम होता जा रहा है, कब तक करेंगे हम, जब तक ये चीज मेरा 0 या सॉरी एक मिनट, हाँ कब तक करेंगे वो 0 तक रिड्यूस ना हो जाए। तो मैंने लिखा 12 इंटू अपना 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 के नीचे इधर 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, और इधर मेरा I1 आ जाएगा, और इसके नीचे क्या आएगा, इससे एक पावर ज्यादा, 13 11 9 7 5 एंड सो ऑन। अच्छा, अब मैंने बोला कि देखो अगर पावर, देखना ध्यान से सुनना, पावर अगर ऑड थी, स्टार्ट ऑड से किया था, ऑड से किया था, तो देख रहे हो कहां तक जा रहा है मेरा, I1 तक जा रहा है, I1 तक जा रहा है, और मैंने I1 का इंटीग्रेशन देखा 1 हो रहा है। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से, जब पावर इवन है, सुनना ध्यान से सुनना, जब पावर इवन है तो मेरा कहां तक रिड्यूस हो रहा है, ऐसा करने से I0 तक आ रहा है, I0 आ रहा है। देखो आखिरी में जो आएगा या तो I0 आएगा या I1 आएगा, ये पक्की बात है, सुनो ध्यान से, या तो I0 आएगा या I1 आएगा। मैंने बोला अगर I1 आएगा तो उसका इंटीग्रेशन 1 होता है, और I0 आया तो उसका π/2 होता है। और डिसाइड कैसे हो रहा है कि हमारे पास इधर n इवन है या ऑड है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इन चीजों को क्लब करके एक जनरलाइज लिख रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना, जनरलाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसके बेसिस पे, ठीक है ना। वैसे कर ही लिया, ये क्वेश्चन ही उसी टाइप के। तो मैंने बोला देखो ध्यान से, 0 to π/2 sin x की पावर n dx। पहली बात तो किंग्स प्रॉपर्टी से ये cos x के बराबर भी है, मतलब cos x से मेरा मतलब है π/2 माइनस x लगाया तो ये cos x की पावर n भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये परफेक्टली है। ये किसके बराबर है, अब देखो मैं जनरलाइज लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से सुनना। क्या किया हमने, n-1 से स्टार्ट किया इधर, तो इसको तो हम n-1 से स्टार्ट कर रहे हैं, n-1 दो से रिड्यूस हो जाएगा n-3 एंड सो ऑन, जब तक मेरा 1 या 2 ना आ जाए आखिरी में। नीचे n से स्टार्ट होगा, एक ज्यादा से, मतलब जो पावर है उसी से स्टार्ट होगा, या फिर ऐसे बोलो न्यूमरेटर में जो लिखा उससे एक ज्यादा से स्टार्ट होगा, तो n इंटू n-2 इंटू n-4 एंड सो ऑन। अब मैं लिख रहा हूं आखिरी में लैम्डा। अब लैम्डा क्या होगा, या तो 1 होगा या π/2 होगा। 1 कब होगा, पावर क्या है ऑड, व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर, और इधर क्या होगा n बिलोंग्स टू इवन। ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर की बात चल रही, जो भी ये कहानी चल रही, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को हमने मेमोराइज कर लिया, दिस इज जनरलाइज। अब sin x या cos x की पावर कुछ भी दे दो, हाँ लिमिट्स पे फोकस रखना, इधर पॉइंट इधर नोट करके लिख लो, लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 to π/2, नहीं है तो उसको बनाएंगे वो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा के या कुछ प्रॉपर्टी लगा के, तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। एक तो तुमको इस फॉर्म में याद रखो, in is equal to n-1 upon n into in-2 एंड मेमोराइज इन दिस फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर अभी रिडक्शन फॉर्मूले बहुत क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे लेवल के, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।